हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में हैं। टॉपिक जो है वो दो कोई विद्युत धारावाही चालक तार हैं, उन चालक तारों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, ये है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। यदि एक चालक के अंदर हम, जैसे यहाँ पे अपन ने लिए हैं, दो चालक तार लिए हैं, एक PQ और एक RS, दो चालक तार हमने लिए हैं और दोनों चालक तार के बीच में स्मॉल d डिस्टेंस है। ठीक है, एक के अंदर आपकी I1 धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे के अंदर हम I2 धारा प्रवाहित करते हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया है। पहले तार के अंदर यदि I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि इस डेरिवेशन में क्या मेन चीज़ है, कैसे फोर्स कार्य करता है, ये हमको देखना है। तो देखिए, एक हमने देखा था कि एक चालक तार है, उसके अंदर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई दूसरा चालक तार रखते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम दूसरा चालक तार रखते हैं तो उस चालक तार के ऊपर एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते थे, है ना। हमने लॉरेंज बल के बारे में बात करी थी, दो प्रकार का। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेशित कण जाता है QAB sin थीटा। एक हमने कहा था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक तार को रख दिया जाए तो उसके ऊपर भी एक फोर्स कार्य करता है BIL sin थीटा। ये दोनों हमने बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दूसरा तार हमने ला के रख दिया तो उस दूसरे तार के ऊपर कितना फोर्स कार्य करेगा, ये हमको आज निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, यहाँ हमने लिया है कि चालक PQ में I1 धारा प्रवाहित की है हमने। ये जो चालक तार PQ है, इसके अंदर I1 धारा प्रवाहित की है, तो इससे स्मॉल d दूरी के ऊपर RS है ना, RS जो है, स्मॉल d दूरी के ऊपर RS दूसरा चालक तार रखा है। ये चालक तार कहाँ रखा है? इसके चुंबकीय क्षेत्र में। इस टाइप से हम चुंबकीय क्षेत्र बताते हैं ना। ये डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा है, अगर अपन करें तो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन इसकी फिजिक्स जो है वो आप समझिए कि ये इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है इस प्रकार का। यहाँ पर आपका ये पहले वाला चालक तार है PQ, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या करा, दूसरा वाला चालक तार रख दिया RS, ये दूसरा वाला चालक तार रख दिया। तो इस चालक तार, और ये डिस्टेंस कितना है D, ये D डिस्टेंस है। तो इस चालक तार के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट यदि हम लें तो हमने एम्पियर के परिपथी नियम से देखा था कि एक चालक तार से यदि स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वही चीज़ हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है आपकी B1 = μ0 I1 अपॉन 2πd। ठीक है, μ0 I1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले तार के अंदर जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हमने I1 लिया। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए इसको B1 लिया। तो B1 = μ0 I अपॉन 2πd। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई। एक चालक तार लिया है PQ, उसके अंदर हमने करंट फ्लो किया है। करंट फ्लो करने से, करंट फ्लो कितना किया? I1 करंट फ्लो किया उसके अंदर। अभी इसको भूल जाओ, इसके अंदर I2 कुछ नहीं है। अभी सिर्फ इसकी ध्यान रखो कि एक चालक तार PQ रखा है, उस PQ के अंदर हमने करंट फ्लो I1 किया है। I1 करंट फ्लो करने से उस I1 के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरा तार उठा के रख दिया है RS। तो इस RS पर कितना बल कार्य कर रहा है, इसको हमको पहले निकालना है। तो ये बात, पिक्चर आपको समझ में आई होगी। ये PQ तार है, इसमें ये करंट फ्लो हुआ I1 करंट फ्लो होने से चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हुआ, और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरा तार RS रख दिया, और RS के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, सब जगह D डिस्टेंस है। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम था, उस नियम से हमने निकाला था कि यदि कोई सीधा तार है, उससे स्मॉल r दूरी के ऊपर या स्मॉल d दूरी के ऊपर यदि कोई बिंदु है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी?
तो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई डी होगी। इसको समीकरण 1 दे के हमने यहाँ पर रोक दिया। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस I1 करंट फ्लो होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसमें I2 धारा वाला जो RS तार है, ये RS तार जहाँ पड़ा हुआ है, तो इस RS तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, अपन राइट हैंड रूल लेते हैं। राइट हैंड रूल लेके मैंने आपको पहले भी समझाया था कि राइट हैंड रूल पाम नियम से भी निकाल सकते हो आप, हथेली वाला नियम, कि जिधर करंट फ्लो हो रहा है, इधर जो पॉइंट जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यदि उसकी तरफ इसको रखा जाए, करंट फ्लो होने की दिशा में अंगूठे को रखा जाए, तो हथेली के लंबवत जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस टाइप से अपन ने देखा था। तो यहाँ पर अपन देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए ये राइट हैंड है अपना, ये राइट हैंड है, तो करंट फ्लो इधर हो रहा है ना, तो करंट फ्लो इधर हो रहा है, तो ये अंगूठे की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इधर अपन ने अपनी उंगलियां करी, तो मेरी हथेली कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। इस तार के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ, है ना। यहाँ पे भी अपन चाहो तो बता सकते हो कि यहाँ पर इसकी वजह से ये अपन क्रॉस लगाते ना, अंदर के लिए क्रॉस लगाते हैं, बाहर के लिए डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर की तरफ रहेगा, है ना। इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। तो हम जानते हैं कि यदि इसके ऊपर जो बल कार्य करता है, वो बल कौन सा बल कहलाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है और उस चालक तार के ऊपर एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम कौन सा बल बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। लॉरेंज बल के बोला था हमने, तो लॉरेंज बल की जो आपका फार्मूला था लॉरेंज बल का, वो क्या सूत्र था आपका, कितना फोर्स कार्य करता है इस पे लॉरेंज बल, है ना, BI साइन थीटा, ये बोलते थे हम कि जो लॉरेंज बल कार्य कर रहा है, काहे पे कार्य करेगा, ये RS पर कितना लगेगा, जो दूसरा वाला चालक तार है उस पर। तो F इज इक्वल टू B, करंट फ्लो कितना हो रहा है उसके अंदर, ये देखना है। किसमें, आपका जो चालक तार है जिसके अंदर आपका ये चालक तार है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो BI2 और L लंबाई मान लें इसकी, BI2L साइन थीटा। ये अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर जो RS तार है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। I2 करंट फ्लो हो रहा है। और ये डेरिवेशन पुराना ही है जो अपन ने लॉरेंज बल का आपने बोला था, चुंबकीय क्षेत्र में यदि अपन ने एक तार रखा हुआ है और उस तार के ऊपर कितना बल कार्य करता है, तो अपन उसमें I धारा प्रवाहित होती थी, तो हम I लिख देते थे। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चालक तार हमने RS लिया है उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमने I2 लिख दिया। तो F इज इक्वल टू B1, है ना, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है आपका, B1, धारा I2 प्रवाहित हो रही है, L लंबाई का है और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा क्या होता था, जो आपकी L लंबाई है वो, और उसके साथ में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो, उसकी दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, लंबाई इधर है, तो दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना हो गया, B1 I2 और L, B1 I2 और L, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि B1 की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देते हैं। तो समीकरण 1 से आप B1 की वैल्यू रख दो, समीकरण 1 से, तो कितना हो गया, फोर्स, लगने वाला फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू म्यू 0 B ये कितना हो गया, I1, है ना, अपॉन 2 पाई D, और इधर क्या बचा हुआ है आपका I2 इंटू L। तो जो फाइनल आपका फार्मूला हुआ वो कितना हुआ, लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन
2 पाई डी। अब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यदि हम निकालें, ये तो आपका क्या हुआ, टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है इस पूरे तार के ऊपर, वो आ गया। यदि प्रति एकांक लंबाई की बात करें तो एल नीचे आ जाएगा, या एल का भाग दे देंगे। एल लंबाई पर इतना लग रहा है तो प्रति एकांक लंबाई पर मतलब एल का अपन भाग दे दो, या एल का, तो ये एफ अपॉन एल हो जाएगा। स्मॉल एफ बोल दें उसको, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एल प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, स्मॉल एफ हो, तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एल हो जाएगा। तो एफ अपॉन एल मतलब इसके अंदर अपन रखें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपका म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, तो ऑलरेडी है, और ये L आ गया, L से L कट गया, तो F इज इक्वल टू आपका आ गया, F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। ये आपका डेरिवेशन निकल गया। ये डेरिवेशन क्या है, किसकी वजह से है, ये PQ तार के अंदर जब हमने धारा प्रवाहित करी, और वो धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने RS तार रखा है ना, RS तार उसके अंदर अपन ने रखा, तब आपका जो है उस RS तार के ऊपर कितना फोर्स कार्य कर रहा है, इतना फोर्स उस पर कार्य कर रहा है। तो ये तो बात हुई किसकी, आपकी PQ तार के कारण RS पर लगने वाला फोर्स की बात हुई कि कितना फोर्स उसका कार्य कर रहा है। तो ये तो एक बात हो गई आपकी कि जो RS तार है, RS के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब यदि अपन बात करें कि हम I2 में धारा प्रवाहित करें, I2 में धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर कार्य करेगा, है ना। यहाँ इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में ये I1 तार पड़ा हुआ होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने इसके अंदर जो है ये I2 धारा हमने फ्लो करी, तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, मान लीजिए उसका डायरेक्शन इधर है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ हो रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, B2, क्योंकि दूसरा वाला तार है ये RS, है ना। अब इस RS के अंदर अपन ने क्या किया कि ये आपका PQ वाला रख रखा है ना, इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा, इनके बीच का डिस्टेंस भी D है। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से RS की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने PQ तार रखा हुआ है, तो PQ तार के ऊपर भी फोर्स कार्य करेगा, है ना, PQ तार पर भी फोर्स कार्य करेगा। किसकी वजह से करेगा, RS के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है I2, उसकी वजह से। तो उसका मान प्रति एकांक लंबाई पर कितना होगा, तो सेम ऐसा कैसा सिमिलर करके लिख सकते हैं हम कि इसी प्रकार जो है RS के प्रति एकांक लंबाई की जगह क्या कर देंगे आप कि PQ के, इसी प्रकार यहाँ पे अपन अलग से लिख दें कि इसी प्रकार PQ के प्रति एकांक लंबाई पर, PQ के प्रति एकांक लंबाई पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल, है ना। इसको अपन, उसको F दिया है तो इसको F डैश दे दें, F डैश, यहाँ F दिया है तो इसको F डैश दे दें। F डैश इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं आएगा, म्यू 0 ऐसा कैसा आएगा, I1 I2 दोनों का ही रहा है करंट में, और ये 2 पाई आई डी आ जाएगा। सिर्फ जो अंतर आना है दोनों के अंदर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे इस तार की वजह से जो है करंट फ्लो अपन ने किया था और उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, तो उसकी दिशा क्रॉस में आई थी। क्रॉस में क्यों आई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये आपका हथेली को आप ऐसे करो, करंट फ्लो इधर किया, और जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तरफ उंगलियां करी, तो जो हथेली का नियम है उसके अनुसार जो अंदर की तरफ यहाँ पर फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो हमने इसको क्रॉस से बता दिया था। अब यदि हम I2 की बात करें, I2 में भी है, लेकिन अब हमको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, करंट फ्लो ऐसे हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रहा है, इस टाइप से। तो हथेली के सामने मतलब ये इस टाइप से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ जो लगेगा इस पे वो कहाँ होगा, डॉट डॉट डॉट, जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जहाँ डॉट लगा हुआ होगा वहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर से बाहर की ओर आ रहा होगा। तो इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र वर्क करेगा वो अंदर से बाहर की तरफ रहेगा, डायरेक्शन चेंज रहेगी, है ना।
कि अगर I2 वाला है तो I2 वाला करंट जब फ्लो हो रहा है इस RS के कारण, RS में I2 करंट फ्लो होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके अंदर PQ तार रखा हुआ है। ये PQ तार जो रखा हुआ है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो आपका तल है उस तल में अंदर से बाहर की ओर होगी, है ना। क्यों होगी आपको फिर से समझाता हूँ। दाहिने हाथ का नियम लिया हमने, I2 में करंट फ्लो हो रहा है, अंगूठा करंट की तरफ रखा, जिस पॉइंट पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उधर उंगलियां की, ऑटोमेटिक हथेली के बाहर की तरफ आपका क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है कि इस तरफ आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसकी बात कर रहे थे तो इसमें अपन ने क्या किया था कि I1 की वजह से था, I1 में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, पॉइंट इधर था तो अंदर की तरफ जा रहा था। तो डिफरेंस सिर्फ आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का होगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होगी। बाकी डेरिवेशन में यदि आप बात करोगे तो दोनों का डेरिवेशन प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले फोर्स का सेम ही आएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने क्या किया कि एक चालक तार लिया है, चालक तार के अंदर करंट फ्लो किया है, पहला वाला चालक तार PQ लिया है, उसके अंदर I1 करंट फ्लो किया है। I1 करंट फ्लो करते ही उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्मॉल d दूरी पर हमने एक दूसरा चालक तार RS रख दिया है और उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो इस PQ चालक तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस RS के ऊपर फोर्स लगाता है। वो फोर्स कितना लगाता है, इसकी कैलकुलेशन हमने कही कि जो आपका एम्पियर का परिपथी नियम है उससे उसकी तीव्रता इतनी होती है और लॉरेंज बल ये लगता है उसके ऊपर। इसके अंदर हमने वैल्यू रखी B1 की और सिंपल F इतना आया, और प्रति एकांक लंबाई की बात करी तो F/L कर दिया और प्रति एकांक लंबाई निकाली। तो ये आपका प्रति एकांक लंबाई FI/L पर लगने वाला फोर्स आया F = μ0 I1I2/2πd। किसकी वजह से आया, PQ के अंदर I1 करंट फ्लो करने से RS पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम सिमिलर करके लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से PQ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो आपका चेंज कुछ नहीं होना है, सिर्फ वो के वही चीज़। देखिए इसमें एक बात और अपन देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन किस प्रकार से रहेगा। यदि दोनों तारों के अंदर करंट फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वो जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे की तरफ लगेगा। तो एक दूसरे की तरफ लगेगा मतलब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। जैसे अपन लेफ्ट हैंड रूल जो है हमारा, उस लेफ्ट हैंड रूल से यदि अपन देखें तो इन तीनों को अपन इस प्रकार से फैलाते हैं, है ना। फैलाने के बाद जब हम बात करते हैं कि ये जो यहाँ पर आपका जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, करंट फ्लो इधर हो रहा है, तो ये अंगूठा जो है ये फोर्स को बता रहा है। मतलब RS की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी तर्जनी बता रही है, करंट फ्लो आपकी मध्यमा बता रही है, तो अंगूठा जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है। जब यहाँ बात कर रहे हो आप तो ये जो है ये बाहर की तरफ आएगा, ये बाहर की तरफ आएगा तो ये फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, दूसरी तरफ लगेगा। तो जब आप सेम डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो दोनों जो करंट फ्लो यदि सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होंगे। और ये अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो दोनों बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो इस टाइप का कभी MCQ वगैरह में इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ भी अपने को इस डेरिवेशन में ध्यान में रखना है। और आप लोग जो है वीडियो जब भी देखें तो अकेले में बैठ के और शांति से थोड़ी सी देर देखें, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।